अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। 2024 इकॉनमी के लिए कैसा गुजरा और ये जो 5 साला इक्तसादी पॉलिसी का ऐलान किया गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से, जिसे उड़ान पाकिस्तान का नाम दिया गया, हकीकी मानों में उड़ान पाकिस्तान होगी? कितना पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा? जो पॉइंट्स पर बात की गई है इसमें, ज़रा उस पर हम बात करके देखेंगे। फिर बैन अवी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अगले आने वाले टाइम में जो ममालिक रिसेशन का शिकार होंगे, क्या हम फ़ायदा उठा सकते हैं एक ऐसे मौके पर जहां पर दुनिया के बड़े ममालिक रिसेशन का शिकार हों और हमारे पास कुछ ऑफ़र करने के लिए दुनिया को ऑफ़र करने के लिए क्या है हमारे पास? एक्सपोर्ट्स नंबर्स को कैसे बेटर किया जा सकता है? टैक्सेशन पॉलिसी पर क्या काम किया जा सकता है, जो अभी होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? हम अपने जो गैप्स रह जाते हैं टैक्स इकट्ठा करने के बाद और आवाम पर बोझ दर बोझ बढ़ता जाता है, उसको कैसे बेटर कर सकते हैं? सर्कुलर डेट की सूरत हाल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी जो 2024 में ना कर सके, वो 2025 से क्या उम्मीदें बांधें और उड़ान पाकिस्तान के ज़रिए 2025 का पाकिस्तान इकॉनमी की सूरत में क्या हो सकता है? माहिर मौशियात हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान का बड़ा नाम है। इस वक्त हम बहुत सारी डिस्कशन पॉइंट्स को लेकर बैठेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंटली उड़ान पाकिस्तान है, पाकिस्तान की मैशत है। 2024 में जो ना कर सके, 2025 में क्या करेंगे? हारून साहब, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला आपने। हारून साहब, 2024 काफ़ी कुछ रह जाता है हर साल, ज़ाहिर है ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, आम आदमी के लिए भी रह जाता है, लेकिन हमारे लिए शायद हम मुल्क की सतह पर देखें तो हम हमेशा कहते हैं बहुत कुछ रह गया। क्या समझते हैं सर जो रह गया और 2025 में वो हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं दो तरह से देखता हूँ 2024 जो है उसका एक मिक्स्ड असेसमेंट है इकोनॉमी के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक साइड पे आईएमएफ प्रोग्राम की वजह से कुछ अच्छे इशारे दिखाई दिए। इन्फ्लेशन ड्रास्टिकली नीचे आई, शरह सूद नीचे आई, हमारा जो बैरूनी अदायगियों का तवाज़न बेहतर हो गया, कुछ एक दो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिफॉर्म के ऊपर बात हुई। तो ये एक अच्छी चीज़ है, हुकूमत के लिए भी कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिल गई। तो ये 2024 की जो मैं वो जो बिल्कुल एक रिएक्टिव सूरत हाल थी, उससे पाकिस्तान निकल आया। जहां मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, आई कॉल इट अ ईयर ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। आप पीआईए की प्राइवेटाइजेशन नहीं कर पाए और उसके लिए बहुत नेगेटिव एक्चुअली रिएक्शन मार्केट ने दिया, द वे इट वाज हैंडल्ड। हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज के ऊपर कोई जामिया प्लान नहीं दे पाए। हम सर्कुलर डेट को डील करने के लिए कोर्सिव तरीके से डील किया, जिसने बैकफायर किया। तो जो हम अपनी फॉल्ट लाइन है स्ट्रक्चरल, ना हम इकोनॉमी के लिए कोई एक पॉलिसी अनाउंस कर पाए कि जी हमने ये हमारी 4 तरजीहात हैं और वो हम उसको कैसे आगे लेकर अच्छा चलेंगे। ये तो हारून साहब, एक छोटा सा 2024 जुमला की। अगर इसमें ऐड कर दें, ये जो आपने प्राइवेटाइजेशन का जिक्र किया, इसमें हम ब्यूरोक्रेटिक पेचीदगियां माने या ब्यूरोक्रेटिक नाअहली माने? नहीं जी, ये टोटल नालायकी है, नथिंग एल्स। ब्यूरोक्रेटिक भी और सियासी भी। देखिए ना, ये अगर सियासतदान इसको मॉनिटर कर रहे होते डे बाय डे और ब्यूरोक्रेसी को वो प्रोफेशनल हेल्प जो थी उसको यूज कर रहे होते, तो कम से कम कोई फेस सेविंग वाली प्राइवेटाइजेशन तो होती। हमने तो अपने आप को मजाक बना लिया ना। तो ये जो सूरत हाल है, ये मैं अगर वहां बैठा हूं तो आई एम लाइक एंग्री कि आपने पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाया। ठीक है। अच्छा सर, अब आते हैं इस पर। चूंकि अब 2024 में बहुत सारी आपने पॉइंटर्स भी बता दिए, 2025 में उड़ान पाकिस्तान को देखें अगर, तो क्या उम्मीदें हम बांध सकते हैं? और उड़ान पाकिस्तान के जितने पॉइंटर्स हैं, जिसमें महसूलात हैं, ख़जाना है, तरसीलात ज़र है, फिर हम अगर एग्रीकल्चर है उसमें बेहतरी देखें, हम अपने सर्कुलर डेट को कंट्रोल करना देखें, इस सी पैक के मामलात को भी लें, बैन अवी दुनिया को हम क्या ऑफ़र कर सकते हैं, इस पर बात करें तो क्या बेहतरी देख सकते हैं? कि देखिए, एक लॉन्गर टर्म प्लान अच्छी चीज है, लेकिन उसके अंदर हमें बड़े कॉन्क्रीट टारगेट्स रखने चाहिए। खाली ये कह देना कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, मेरे लिए ये कोई टारगेट नहीं है ना। देखिए, हमें अपने जो भी प्लानिंग है उनको फॉल्ट लाइंस, जिनको हमने स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइंस को ठीक करना है, वो उसको डायरेक्टली हिट करनी चाहिए। देखिए, फॉल्ट लाइन नंबर ये है कि हमने 30 लाख बच्चे और बच्चियों को हर साल बाइज्जत रोजगार देना है। फॉल्ट लाइन नंबर 2 ये है कि जो हमारे कोई 90 मिलियन लोग
गुर्बत की सतह के नीचे हैं, तो वो उनको आपने कैसे वहां से लिफ्ट करना है, अपॉर्चुनिटी के थ्रू, हैंडआउट्स के थ्रू नहीं। फॉल्ट लाइन ये है कि 15% एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है ताकि फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आ सके। फॉल्ट लाइन ये है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए टारगेटेड इन्वेस्टमेंट्स कहां से आएंगी। देखिए ना, ये मेरी तरजीहात है। सेक्टर्स बाद में आते हैं। अब आपने इन फॉल्ट लाइन सेक्टर मीन्स हैं इन फॉल्ट लाइन को ठीक करने के। फिर आप अपना कंपैरेटिव एडवांटेज देखते हैं। हमने ये जो 5 ई के साथ ई का एक प्रोग्राम दिया, वो ठीक है, मेरा मतलब उसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन आपकी इस वक्त विनर्स कौन है, आपको विनर्स पिक करने हैं। हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज अगर वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर है, तो फिर मैं सवाल ये रेज करता हूं कि वो सूबे का सब्जेक्ट है, तो ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्यों हो रही है? वो तो सूबे ने करना है। तो आपने सूबों को कहें कि वो प्रेजेंट करें और सेंटर बैक सीट पे उसको एंडोर्स करें। जबरदस्त। उसके लिए फाइनेंसिंग कहां से आएगी? जरी तरक्याती बैंक कब का बंद हो चुका है, डिसफंक्शनल है। ये जो काम करने हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट लाते हैं, इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म डेट लेवरेज करता है। इसको अचीव करने के लिए या तो आप किसी सेक्टर का रोकें पैसा जिसको आप सब्सिडाइज कर रहे हैं और शिफ्ट करें, या फिर आप कोई डेवलपमेंट फाइनेंसिंग का एग्रीकल्चर का इदारा बनाएं जो इसको आगे लेकर चले। सेम इज ट्रू फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेम इज ट्रू फॉर द एक्सपेंशन ऑफ वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स। तो ये अब मैं प्रैक्टिकल स्टेप्स दे रहा हूं कि आपको करने क्या है। हमारा टैक्स रेट खित्ते में सबसे ज्यादा है, बिजली की कीमत सबसे ज्यादा है। उसके लिए हमने क्या ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान टेबल पे रखा है। ये तो है प्लानिंग पार्ट। फिर है उसकी गवर्नेंस। अब जो प्लानिंग कमीशन है उसके पास तो सेंट्रलाइज प्लानिंग दुनिया में कब की खत्म हो चुकी है। इंडिया ने 2014 में प्लानिंग कमीशन बंद कर दिया था। तो ये अब हमें देखना है कि इनको इंस्टीट्यूशनल कौन से इदारे हैं जिनको एम्पावर करना है, जो इन प्लान्स को एक्चुअली डिलीवर कर सके। देखिए ना, पेपर के ऊपर तो प्लान बहुत अच्छा लगता है, सही बात है। लेकिन आपकी ये मार्केटिंग तो प्रैक्टिकल। नहीं है। सही बात है सर, पेपर पे प्लान बहुत अच्छा लगता है। ये आपकी बात हमेशा मैं इसको इंडोर्स करता हूँ कि पेपर पे बने प्लान जब आप हकीकी मानों में इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो उसकी शक्ल ही तब्दील हो जाती है, हैयत तब्दील हो जाती है। सर, उड़ान पाकिस्तान 5 साल की कौमी इक्तिसादी पॉलिसी, चले खैर मुझे तो इसकी खुशी है कि 5 साल के लिए कोई इक्तिसादी पॉलिसी तो आई, हम तो इसकी ही कमी देख रहे हैं। तो इसको कैसे देख रहे हैं सर? बेहतरी की जानिब कदम है? जी, मैं इसी को मैं कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट तो है ना। अब देखें, अब कब से आप बात कर रहे हैं एक इकोनॉमिक कंसेंसस की। आप इस डॉक्यूमेंट को अब टेबल पे रखें और सारी पार्टियों को और सूबों को और प्राइवेट सेक्टर को बिठाएं। देखिए, कल जो उसका लॉन्च हुआ है, मैं देख रहा था और कुछ लोगों ने अटेंड किया, मुझे तो फ्रंट लाइन के अंदर कोई इन्वेस्टर नहीं दिखाई दिए। इट वाज ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यू नो। सो रीच आउट टू स्टेक होल्डर्स विद द प्लान। अगर पहले नहीं गए तो अब लेकर जाएं। लेकिन अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं सवाल करूंगा, जब बना रहे थे तो उस वक्त तो आपने कंसल्ट नहीं किया। सो इस वक्त एंगेजमेंट और ओनरशिप की जरूरत है, खाली हुकूमत की किताब की नहीं है। लेकिन ये किताब एक अच्छी आगाज हो सकता है अगर इसको इस्तेमाल किया जाए। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अहम डिस्कशन हारून साहब ने आज वक्त भी निकाला और बड़ी डिटेल डिस्कशन उड़ान पाकिस्तान पर हुई। हारून साहब, थैंक यू सो मच सर, आपका बड़ा शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। उड़ान पाकिस्तान इसके खदोखाल तब ही बेहतर हो सकते हैं, उन्होंने कहा कि जब आपको फ्रंट लाइन में बैठे अगर हमें इन्वेस्टर्स नज़र आ रहे होते तो हम इसको और होपफुल समझते। लेकिन उन्होंने कहा कि जो खदोखाल इसके सामने आए हैं, जो पॉइंटर्स सामने आए हैं, जो ऐलान किया गया, कम अज़ कम एक ड्राफ्टेड पॉलिसी एक पेपर की सूरत में टेबल पे मौजूद है, जो कि आज से पहले इसकी भी कमी थी। अब इस पर आप इम्प्लीमेंटेशन करते चले जाएं, अपने बॉक्सेस टिक करते चले जाएं और 2025 के साल को ज़बरदस्त इकॉनमी का साल मनाने की तैयारी करें। ब्रेक लेंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो स्टॉक एक्सचेंज बहुत आउट परफॉर्म कर रही है। ऐसा क्या हुआ स्टॉक एक्सचेंज में कि वो इतना आउट परफॉर्म कर रही है? एफडीआई के नंबर्स क्या हैं? छोटे लेवल पर बिजनेस के लिए 2024 कैसा रहा, 2025 कैसा रहेगा? पाकिस्तान के लिए छोटे जो माइक्रो लेवल पर लोग हैं, आवाम है, जो छोटा बिजनेसमैन है, उसके लिए क्या सूरत हाल होगी? ब्रेक के बाद इस पर बात करें। वेलकम बैक जी। जैसे कि मैंने जाने से पहले कहा था, ज़रा ब्रेक पर जाएंगे और जब वापस आएंगे ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को लेकर भी, पाकिस्तान के वो मसाइल जो नेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार रहे हो, बिजनेस को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, उस पर बात करेंगे। टैक्सेशन के मामला पर भी बात करेंगे और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रियलिटी बेस्ड ज़रा जानने की कोशिश करेंगे 2024 में
क्या हकीकी मानों में पाकिस्तान में जो छोटे लेवल के बिजनेस हैं वो पनप सके, और आवाम के लिए क्या बेहतरी की सिचुएशन रही या नहीं रही? अब 2025 से चूंकि हम दाखिल हो चुके हैं तो हम क्या उम्मीदें बांधें? एहसन मेहनती साहब ने हमें ज्वाइन किया, माहिर मईशत है हमारे साथ मौजूद है, मेहताब हैदर साहब माहिर मईशत है हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। एहसन मेहनती साहब, स्टॉक मार्केट आज भी हम देख रहे हैं 1800 प्लस पॉइंट्स का इजाफा, और मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ सर, दो हज़ार पॉइंट्स का इजाफा करते करते आज हम 1,17,000 पॉइंट्स पर बिजनेस ट्रेड देख रहे हैं। ये रियलिटी बेसिस पे इसको देखें या टेम्परेरी तौर पर देखें, ये क्या मामला है कि स्टॉक मार्केट इतने हाई हम देख रहे हैं बिजनेस पे? देखिए, आई थिंक ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए तो जाहिर है ये हमें चीजें नजर आई। सबसे पहले तो आप देखें कि डिस्काउंट रेट 22% था, वो 13% आया। आई थिंक कि उसका एक मेजर इम्पैक्ट देखा। फिर वो जो हमने जो रेमिटेंसेज हैं उसको $3 बिलियन से तजावुज करते हुए देखा। आगे $35 बिलियन की एक्सपेक्टेशन है। तो आई थिंक कि जो करंट अकाउंट सरप्लस आया कोई $800 मिलियन, वो भी एक रीजन था। तो आई थिंक कि ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो इतने रोबस्ट हो गए, जिसमें इन्फ्लेशन 4.9% हो गया। आगे भी एक्सपेक्टेड यही है कि 4 से 5%। अच्छा, फिर उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो है उनकी तरफ से हिंट्स दी गई कि 8 से 9% जो है इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, यानी कि सिंगल डिजिट के अंदर। तो आई थिंक ये भी बहुत एक मेजर रीजन था जिसके अंदर हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इस नेच पर इम्प्रूव हुए हैं कि उसके अंदर कैपिटल मार्केट्स ने आउट परफॉर्म करना था। और चूंकि मार्केट्स यूजुअली 3 के मल्टीपल पर नहीं चलती, तो हमारे दुनिया भर के जो यूरो बॉन्ड्स हैं उन्होंने भी जो है इम्प्रूव्ड यानी कि यील्ड्स देना शुरू की। यानी कि इससे पहले अगर वो 100% रिटर्न दे रहे थे तो वो 10% पर आ गए। तो अच्छा कहने का एहसन साहब, मकसद ये अगर है इसमें एक चीज ऐड करें 2024 के लिए, आपको नहीं लगता 2024 स्टॉक मार्केट के लिए मेरा ख्याल है बड़ा तारीखी साल रहा? देखिए, बिल्कुल 74% जो रिटर्न है 2024 में, ये 50% इससे पहले साल में 2023 में था, और ये 74% की तरफ चला गया। तो आई थिंक ये अनप्रेसिडेंटेड जो है वो गेन मार्केट ने लिया है। लेकिन जाहिर है हमें ये सारी चीजें देखनी है कि इसको जो है वो इस मोमेंटम को कैरी करने के लिए हमें हमारा जो इकोनॉमिक डेटा है उसको कंटिन्यूसली इंप्रूव करना पड़ेगा। तो जाहिर है आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये रिकॉर्ड रिटर्न है। लेकिन जाहिर है आगे चैलेंजेस, जिस तरह से हमने कहा कि टैक्स शॉर्टफॉल है कलेक्शन का तकरीबन 400 बिलियन का जुलाई टू दिसंबर, और फिर आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर है तो उनके अपने टारगेट्स हैं सर्कुलर डेट क्राइसिस को रिड्यूस करने के। आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि हम जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा रहे हैं उस सिचुएशन में जहां पर ग्लोबली ये प्राइसेस गिर रही हैं। तो आई थिंक इसमें कंट्रीब्यूशन मेनली जो है वो ऑयल प्राइसेस का रहा कि ऑयल प्राइसेस जो $120 बिलियन 120 डॉलर पर बैरल थी, वो तकरीबन 70-75 के करीब आ गई। उससे हमारे $4-5 बिलियन सेव हो गए। फिर इससे इन्फ्लेशन कम हो गई, और इन्फ्लेशन जो कम हुई है उससे हमारा रुपी स्टेबल हुआ। और जब रुपी स्टेबल हुआ तो इन्फ्लेशन जाहिर है वो हमें सारी चीजें इंटरेस्ट रेट कम होने की सूरत में मिली। इवेंचुअली इंटरेस्ट रेट जब हमने कम किया तो मार्केट्स ने आउट परफॉर्म किया। जाहिर है ये फंड्स जो होते हैं ये सारे इनकी जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो इक्विटी मार्केट की तरफ इनका रुझान बढ़ जाता है। और आई थिंक ये म्यूचुअल फंड्स थे जिन्होंने ये सारी रैली लीड की, डिस्पाइट द फैक्ट कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इस सारे पीरियड के अंदर डाइवेस्टमेंट की है स्टॉक मार्केट से। ओके, अच्छा, इस पर थोड़ी सी मैं एफडीआई नंबर्स पर भी आपसे ज़रूर बात करूंगा। मेहताब हैदर साहब, ओवरऑल ज़रा सिचुएशन अगर देखें तो माइक्रो लेवल पर पाकिस्तान की इकॉनमी को 2024 में अगर थोड़ा सा अहाता करें तो कैसे देखा आपने 2024? वैसे आवाम के लिए तो थोड़ा मुश्किल साल था, लेकिन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो शायद गवर्नमेंट उसके विन विन सिचुएशन क्लेम कर रही है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर इस टाइम आईएमएफ का जब हमने स्टैंड बाय अरेंजमेंट था पहला 9 महीने का, उसको ग्रेजुएट करके जब हम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की तरफ गए, तो जैसे आईएमएफ के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद है कि उन्होंने इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना होता है। तो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो है वो हुई है, लेकिन उसके अंदर जो मैं समझता हूँ कि अगर आप बुनियादी फंडामेंटल्स को देखें तो फॉरेन रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव हुए हैं हमारे। आप ये देखें कि सरप्लस जो है वो जनरेट हुआ है करंट अकाउंट डेफिसिट का। जो
दूसरा फिस्कल का सरप्लस है, वो एक गिमिक है, अगर आप उसको कहेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन वो भी सरप्लस जो है वो जनरेट हुआ है क्योंकि स्टेट बैंक का प्रॉफिट जो है वो पूरे साल का पहले उसके अंदर क्वार्टर के अंदर आ गया, तो वहां पे भी सरप्लस जनरेट हो गया। इन्फ्लेशन जो है मेहताब वो भाई ये भी जरा बताइएगा, ये जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है इसको जरा एडअप कर लें, तो क्या आप समझते हैं कि बिजनेस को बूस्ट मिलेगा, पैसा बाहर आएगा बैंकों से? जी, मैं इससे पहले जो आपका पहला सवाल था उसी के साथ इसको लिंक करूंगा। देखिए, बुनियादी तौर पर इस टाइम आईएमएफ के प्रोग्राम की जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन है, अगर मैं उसको एक लफ्ज में बयान करूं तो वो ये है कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है। स्लो डाउन आप ये देखें, अभी आप अगर देखें जो पहला क्वार्टर है जुलाई सितंबर, उसका डेटा अभी रिलीज किया है, नेशनल अकाउंट्स की मीटिंग हुई जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान का, चूंकि आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत हमने क्वार्टरली डेटा जीडीपी ग्रोथ का भी शेयर कर रहे हैं, तो जो पहले क्वार्टर का डेटा है वो बिल्कुल पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्लियरली जो है ना डिपिक्ट कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हमारा इस साल का जीडीपी ग्रोथ का टारगेट है 3.5%, पहले क्वार्टर की ग्रोथ है 0.9%, यानी लेस देन 1%। तो ये जो स्टेबलाइजेशन हुई है इसने बेसिकली इकोनॉमी को स्लो डाउन कर दी है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी यहाँ पे जिस स्टेज के ऊपर है, इस स्टेज के ऊपर अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ नेगेटिव है पहले क्वार्टर के अंदर। वो हमें क्योंकि डेटा का मुझे पता था इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, अभी इन रिसेंट मंथ में ये नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी के अंदर दाखिल हो चुका है। लेकिन जहां पे आप ये देखें कि अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो पहले क्वार्टर के अंदर नेगेटिव है और नेगेटिव से अभी जो है वो पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी के अंदर आई है, तो वहां पे एसएमईज भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक। तो बुनियादी तौर पर स्लो डाउन जो है वो इस टाइम इकोनॉमी के अंदर है। मुझे एक बात करने की इजाजत दें, और वो ये है कि यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम ग्रोथ की तरफ जाएं, और कल हुकूमत ने एक बड़ा एम्बिशियस किस्म का प्लान जो है वो किया है, जो ग्रोथ की तरफ जाने का प्रॉब्लम क्या होता है, ग्रोथ की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारे दो इम्बैलेंसेस हैं जो दोबारा से जनरेट होने शुरू हो जाते हैं, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी रिलायंस इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा है, और एक्सपोर्ट्स पिछले 25 साल में अगर आप देखें, 20 से 25 साल में, किसी जमाने में जब मुशर्रफ का जमाना था तो हम $10 बिलियन साइकोलॉजिकल बैरियर था, आजकल $30 बिलियन का साइकोलॉजिकल बैरियर है। हुकूमत ये कह रही है कि अगले 5 सालों में ये $60 बिलियन पे एक्सपोर्ट चली जाएंगी। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को और ग्रोथ को अगर हमने सस्टेन रखना है तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए बगैर कोई गुजारा नहीं है, और वो एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती अगर हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम नहीं करेंगे, बिजली की कीमतों को कम नहीं करेंगे, गैस की कीमतों को कम नहीं करेंगे, और टैक्स का जो बर्डन है उसको कम नहीं करेंगे। जबरदस्त। तो एक छोटा सा ब्रेक लेना है मैं मेहताब आपके सामने रखना साहब, चाहता हूं। ये जो आपने बात की है ना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, हम जिसे कहें कि प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी तो आप कमोडिटी या कोई आइटम किसी को ऑफर करेंगे तो कितने पैसों पर करेंगे? उससे पहले कई ममालिक ऐसे हैं जो उससे सस्ते में इंटरनेशनल मार्केट में वही आइटम को मार्केट कर रहे होंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं। वेलकम बैक जी। एहसन मेहनती साहब, अभी आपने सुना मेहताब साहब ने कहा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो हम प्रोडक्शन तो कर लेंगे, लेकिन क्या हाई रेट्स पर प्रोडक्शन करेंगे? चूँकि हमारे पास एनर्जी ये बहुत हाई कॉस्ट पर मौजूद है, हमें बिजली बहुत हाई कॉस्ट पे यूज़ करनी पड़ रही है, गैस बड़ी हाई कॉस्ट पे यूज़ करनी पड़ी, बल्कि अवेलेबल भी शायद नहीं है गैस तो उस तरह से। तो फिर हम जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे उसको दुनिया में मार्केट करेंगे, तो क्या हम दुनिया के साथ कंपटीशन के लिए तैयार हैं प्राइस को लेकर? आई थिंक कि इस वक्त तो हम गवर्नमेंट की जो रिफॉर्म्स के एजेंडा है उस पे बहुत ज़्यादा हम जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये टैक्स रिफॉर्म्स हैं, इसके अंदर जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं। इस वक्त ये उड़ान प्रोग्राम जो है वो हम देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है रिसेंटली। अब फोकस जो है ज़ाहिर एक्सपोर्ट बढ़ाने का है, और यू आर राइट कि ये जो चैलेंजेस हैं हमें वो बिल्कुल सामने नज़र आ रहे हैं कि जो हायर पावर प्राइसेस हैं वो हम उसको बढ़ाए जा रहे हैं, और हमें ज़ाहिर है हमारे टारगेट्स है जो आईएमएफ ने हमें, हमारे लेंडर्स ने हमें दिए।
तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा आने वाले वक्तों में। एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं, हमें आईटी एक्सपोर्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है और वो होती जा रही है क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम में है और हमें पावर प्राइसेस को बढ़ाना है, चाहे ऑयल प्राइसेस गिरे या बढ़े। लेकिन तो ऐसे जाहिर है मेंथी साहब चैलेंजेस तो इसमें जरा एडअप कर दें, आईटी का आपने जिक्र किया, मैं दोनों हजरात से इस पर बात करूंगा, पहले आप इसमें ऐड कर दें। अभी आपने आईटी का जिक्र किया, हमारा जरा पड़ोसी मुल्क को देखें, उसकी जो आईटी प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट है वो कहाँ है और हमारी कहाँ है। हमारे पास इंटरनेट स्लो डाउन होने के बाद आईटी इंडस्ट्री को और धचका लगा है। देखिए, यू आर राइट कि वो इंटरनेट स्लो डाउन का इसमें एक इम्पैक्ट है, वरना हमारी जो एक्सपोर्ट है आईटी की वो हम $2 बिलियन को क्रॉस किया, अब 4, 5, 6 बिलियन की तरफ हम जाएंगे। तो आई थिंक इसमें पोटेंशियल बहुत है, इम्प्रेसिव पोटेंशियल है कि हम एक्सपोर्ट के नंबर जो हैं कोई ऐसे नहीं हम लेकर आ सकते अनलेस कि हम आईटी की तरफ या सर्विसेज इंडस्ट्रीज की तरफ चलें। आई थिंक कि हमारे पास जो है चूंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो हमारे जो ताल्लुकात चूंकि चाइना के साथ हैं और चाइना के अच्छे नहीं टर्म्स यूएस के साथ जा रहे ट्रम्प रजीम के साथ, तो आई थिंक कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो, और पाकिस्तान के चूंकि बेहतर टर्म्स हैं यूएस के साथ, तो हमें जीएसपी प्लस की मद के अंदर या दूसरी मद के अंदर जो बेनिफिट्स हैं उसको हम यूटिलाइज कर सकें। तो आई थिंक कि जो चैलेंजेस हैं उनके साथ अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो अपॉर्चुनिटीज को जो है जिसके अंदर मैंने कहा कि आईटी एंड चाइना, तो आई थिंक ये दो एक ऑप्शंस हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है। और इवेंचुअली नजर ये आता है क्योंकि हमारा अब इकोनॉमिक डेटा, जैसे मैंने पहले कहा, करंट अकाउंट सरप्लस आ चुका है, तो हमें इकोनॉमिक प्रेशर्स हमें नहीं है। हमारा जो बॉन्ड है वो भी नीचे कहीं ट्रेड हो रहा है 10% के करीब करीब, और फिर उसके बाद ये चीज इंडिकेट करती है कि हमारी क्रेडिट रेटिंग भी जो है विद टाइम इंप्रूव होगी। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे, और समझ लें कि वो अगर 100 थे तो वो 10% रह गए। लेकिन ये जो 10% है इसमें जाहिर है गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज होती हैं अगर, और वो कैरी होती है, गवर्नमेंट भी कैरी करती है। आई थिंक ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जिसको हमने आने वाले वक्तों के अंदर डील करना है, बिकॉज इस वक्त पॉलिटिकल पैचअप की टॉक्स भी हो रही हैं। आई थिंक उसको सक्सेसफुली जो है वो और फिर जो सिक्योरिटी अनरेस्ट है, स्पेशली पाराचीनार का जो इस वक्त इशू है, अनरेस्ट है सिटी के अंदर, कराची के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, उसको अगर हमने सही तरीके से हल किया तो चूंकि हमारी कैपिटल मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रही हैं, उसका एक रीजन है कि जाहिर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जिस तरह से आपने कहा कि वो 3.5% पर जाएगा। तो अच्छा, आई थिंक ये जो ऐसे मेंथी साहब एफडीआई नंबर्स पे कितना फर्क पड़ा होगा? देखें, एफडीआईज में तो 2-3 इश्यूज है ना। एक तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की हालात ही ऐसे हैं, सिक्योरिटी अनरेस्ट के, वो सारी जो इन्वेस्टमेंट आती हैं यूजुअली इकोनॉमीज के अंदर वो नहीं आ रही हैं। और सेकेंडली हमारे सीपेक के अंदर जो हमने ब्रेक्स लगाए हैं आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर, तो आई थिंक कि उसका इम्पैक्ट भी एफडीआईज पर आए। वो तो हमारा कमिटेड एफडीआई था, $30 बिलियन आना था हमारे पास चाइना से, लेकिन चूंकि हम आईएमएफ प्रोग्राम में चले गए तो वो एफडीआई तो नहीं आना था। जाहिर है $30 बिलियन अगर हम इन्वेस्टमेंट लाते तो कोई $61 बिलियन हमने उसके अगेंस्ट में लोन भी लेने थे। तो जबरदस्त। आई अच्छा, थिंक मैं वो पूरा एक इस जो जी जी प्रोसेस था वो प्रोसेस रुक गया आईएमएफ प्रोग्राम को लेके। तो हम नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट की इसमें कोई इतना ज्यादा कोई रोल है, जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स थे आई थिंक। और फिर एसआईएफसी जो है वो आई थिंक कि वो सेकंड या थर्ड ईयर के अंदर जो है वो आउट परफॉर्मेंस देगा। तो अभी इस वक्त हमने देखा है रिकोटेक की डील भी है सऊदीया के साथ, वो भी एफडीआईज के अंदर नंबर्स हमें रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक हो गया। मेहताब हैदर साहब, रेकोडिक डील और एफडीआई नंबर, जरा इस पर भी बात करें थोड़ी सी, और ये भी बताएं कि जैसे चाइना और अमेरिका के टर्म्स का मामला आता है तो वहाँ पर हम चाइना की प्रोडक्शन पाकिस्तान में और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट, तो क्या इस नंबर को बेहतर करने के लिए हम तैयार हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर असल में हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को जब डिस्कस करते हैं तो उसमें दो लफ्जों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। वो होता है एक अगर और एक होता है मगर। ये अगर मगर जो है ना, मसला ये है कि दुनिया में पाकिस्तानी हम जो है हम ये समझते हैं कि सिर्फ हम ही हैं इस दुनिया की मार्केट के अंदर। पोटेंशियल तो पाकिस्तान का, मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि बहुत ज्यादा है, लेकिन मसला यही है कि 75 सालों में हमने अपने पोटेंशियल के मुताबिक काम नहीं किया। ये जो चाइना की बात आप कर रहे हैं, देखिए चाइना में 2018 में मेरा जाने का, 2017 में मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां पे सबसे बड़ा इशू था बीजिंग के अंदर स्मॉग का, और कुछ 85,000 इंडस्ट्रीज चाइनीज ने बंद की थी। उस टाइम जो है वो पाकिस्तान में ये बात हो रही थी कि अगर हम 5,000 इंडस्ट्री भी पाकिस्तान में ले आए तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स में कुछ ना कुछ इजाफा कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये जवाब दें जो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स हैं
हमने 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने थे, उसमें 4 रह गए। 4 में से रशिया जो है वो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री वहां पे है। हाँ जी, एक्टिव जोन्स ना होने के बराबर है। एक भी जो इकोनॉमिक जोन है वो ऑपरेशनल नहीं हुआ। मुझे ये बताएं, क्या हम अपनी चीजों को सिर्फ पोटेंशियल को बेचते रहेंगे या चीजों को मटेरियलाइज भी करेंगे? बुनियादी बात ये है कि जब तक एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट नहीं करेंगे हम, और एक्सपोर्टेबल सरप्लस वहां पे जनरेट होता है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो। मैन्युफैक्चरिंग होगी तो एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट होगा। जब एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट होगा तो हम चाइना को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बाकी जगहों को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान के ये जो बिजनेस टाइकून्स हैं ये अपने फैमिली ओन्ड बिजनेसेस से बाहर आए और किसी कॉर्पोरेट कल्चर को अडॉप्ट करें तो फिर तो एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट हो सकता है। ये सब्सिडी लेने के लिए और सब्सिडी के लिए सारी उम्र जदोजहद करते रहे हैं। कंसेशनरी लोन देने चाहिए, टैक्स के इंसेंटिव देने चाहिए, इन्हें रिफंड लेने के लिए पैसे देने की स्किल्स है इनके पास। तो ये स्किल्स के होते हुए तरक्की नहीं हुआ करती। तरक्की वहां होती है जहां इनोवेशन हो, जहां रिसर्च हो, जहां क्रिएटिविटी हो। तो जो चीजें करने वाली हैं उनकी तरफ जो है वो अगर हम तवज्जो दें तो मैं समझता हूँ बात जो है वो आगे बढ़ सकती है। एफडीआई नंबर्स की बेटरमेंट देख रहे हैं इस साल में मेहताब हैदर साहब? देखिए, जब इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इंप्रूव होंगे, SIFC एक काम उन्होंने किया है और वो ठीक है, और वो ये है कि पाकिस्तान में ये कहा जाता था कि सिविलियंस और फौज एक पेज के ऊपर नहीं है, ये कुछ और कर रहे होते हैं, वो कुछ और कर रहे होते हैं। तो एक फोरम ऐसा है जहां पे वन विंडो ऑपरेशन है और अगर कोई कंसर्न्स हो किसी इन्वेस्टर्स के तो वो दूर किए जा सकते हैं। इट्स ए गुड डेवलपमेंट। लेकिन SIFC ने अभी तक जो कामयाबी हासिल करनी थी वो नहीं हासिल कर सकी, तो उन्हें भी अपने KPIs के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है और चीजों को मटेरियलाइज करें। FDI सिर्फ बातों से नहीं आती। FDI के लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा तो देखिए बिजनेस वहीं पे जाएगा जहां पे उसके इंसेंटिव्स ठीक होंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिजनेस वहीं जाएगा जहां पर उसको ये पता होगा कि जी मेरा सरमाया बिल्कुल सेफ है, मेरा सरमाया फले फूलेगा, बढ़ेगा और एक बेटर इन्वायरमेंट बिजनेस के लिए ये क्रिएट करना आप गवर्नमेंट का काम है। और इस साल के लिए गवर्नमेंट का जो प्लान है उड़ान पाकिस्तान, उस पर बड़ी डिटेल पहले हाफ में डिस्कशन हुई। उसके बाद पाकिस्तान के बिजनेस मॉडल पर, पाकिस्तान में इस वक्त बिजनेस स्ट्रक्चर पर, आने वाला साल यानी ये जो साल है ये और उससे अगला साल पाकिस्तान के बिजनेस के लिए कैसा होगा, अगर ये 5 साल पॉलिसी पर इंप्लीमेंट होता है तो क्या कुछ होगा। एहसन मेहनती साहब बहुत शुक्रिया आपका, मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। फिर होती है कल आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।